नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी, तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। मानसून की आखिरी बारिश से केरल में कहर बरपा है। केरल में भारी बारिश और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 20 से ज्यादा हो गई है। राज्य में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने तिरुवनंतपुरम सहित कोल्लम, पलक्कड़ सहित कुल 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया। भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। केरल में बारिश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में कोट्टायम भी शामिल है। जिले में दूर दराज के इलाकों का संपर्क टूट चुका है और बांधों में पानी भर चुका है। कई अलग अलग जगहों पर भूस्खलन से लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कोट्टायकल तालुका में भूस्खलन की वजह से 10 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जिले में 33 राहत शिविर लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं। सेना के साथ दक्षिणी नौसेना कमान भी राहत व बचाव कार्य में लगी हुई है। भारी बारिश से प्रभावित इलाकों में नौसेना के हेलीकॉप्टर खाद्य सामग्री भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बारिश का कहर इतना है कि निचले इलाकों में पानी भर गया है। पतनमथिट्टा में पंपा नदी उफान पर है। कई घरों में पानी घुस गया है। एर्नाकुलम में भी मुआतपुझा नदी उफान पर नजर आई। राज्य में इडुक्की 10 से ज्यादा लोग इडुक्की में मारे गए हैं। वहीं कई बांधों में ज्यादा पानी जमा होने पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोट्टायम में सेना के जवान लापता लोगों के लिए बचाव अभियान में जुटे हैं। कोच्चि में नौसेना के हेलीकॉप्टरों के जरिए बाढ़ के पानी में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। कोझिकोड में बारिश ने काफी नुकसान पहुंचा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भारी बारिश और भूस्खलन से उपजे हालात पर अधिकारियों से बातचीत की। प्रभावित इलाकों में संबंधित प्राधिकरण काम कर रहे हैं और घायलों को मदद पहुंचा रहे हैं। राज्य में बारिश से उपजे हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए सलाह जारी की है कि वो रात में फिलहाल यात्रा न करें। इसके अलावा शबरीमाला यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को 19 अक्टूबर तक यात्रा न करने की सलाह दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से बात कर स्थिति का जायजा लिया और गृह मंत्री अमित शाह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार जरूरतमंदों को हर संभव मदद के लिए तैयार है। केरल सरकार ने मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा आज से राज्य में खुलने वाले उच्च शिक्षण संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे और कई विश्वविद्यालयों में आयोजित होने वाली परीक्षा फिलहाल अगले 2 दिन तक टाल दी गई है। उत्तराखंड में कई भागों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी उत्तराखंड में अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है और रेड अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य संबंधित कर्मियों को संवेदनशील जगहों पर हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के मार्गों पर विशेष सावधानी बरती जा रही है और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए दून, टेहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, हरिद्वार और चमोली समेत अन्य जिलों में आज स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी ट्रैकिंग, कैंपिंग, माउंटेनियरिंग समूहों को अगले 2 दिनों तक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के जंगली इलाकों में नहीं जाने की सलाह जारी की गई। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कल शाम से ही बारिश जारी है। बारिश से जहां मौसम सुहावना हुआ है, वहीं कई जगहों पर यातायात पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम बुलेटिन में मौसम विभाग ने कहा है कि हालिया मौसम में बदलाव अफगानिस्तान और इसके आसपास स्थित पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत में भी दिखाई दे सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के वानपो इलाके में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर 2 बिहारी मजदूरों की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार इस हमले में 2 मजदूर मारे गए हैं जबकि एक घायल हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया।
आतंकी घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले आतंकवादियों ने शनिवार को 2 प्रवासियों की हत्या की थी। इनमें एक श्रीनगर के ईदगाह इलाके में गोलगप्पा की रेहड़ी लगाता था, जबकि दूसरा पुलवामा जिले में कारपेंटर का काम करता था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन हत्याओं की निंदा करते हुए कहा है कि आतंकवादियों को निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने लोगों से आतंक के खिलाफ एकजुट होने और एक आवाज में बोलने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों को निशाना बनाए जाने पर रविवार को दिन में स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान को दोषी बताया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का दूसरा संस्करण आज से शुरू हो रहा है, जो 22 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। नौसेना प्रमुख अन्य नौसेना कमांडरों के साथ पिछले कुछ महीनों में भारतीय नौसेना द्वारा की गई प्रमुख अभियानगत सामग्री संबंधी, रसद संबंधी, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और भविष्य की महत्वपूर्ण गतिविधियों और पहल के लिए योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में एक भी दंगा न होने को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकारों को दंगों की फितरत वाली सरकार बताया। उन्होंने कहा कि जब आस्था का सम्मान करना होता था तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में झुग्गी सम्मान यात्रा जारी है। भाजपा की झुग्गी सम्मान यात्रा के दूसरे दिन दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में यात्रा महरौली विधानसभा क्षेत्र के वसंत विहार, वसंत कुंज, कुसुमपुर पहाड़ी, जय हिंद कैंप और जे बंधु कैंप में पहुंची। भाजपा का हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वंचित वर्ग तक पहुंचाने को कटिबद्ध है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, जो हर गरीब के साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पृथ्वीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, लेकिन देश में भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति या किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं करती, बल्कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पंजाब में 13 सूत्री कार्यक्रम पूरा करने की मांग की। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी से मिलने का अलग से समय भी मांगा। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल दिल्ली से तिरुपति के लिए स्पाइस जेट उड़ान का उद्घाटन किया। ये विमान सेवा अभी सप्ताह में 3 दिन चलेगी और 31 अक्टूबर के बाद सप्ताह में 4 दिन उड़ान भरेगी। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण 4 करोड़ को पार कर गया है। श्रम मंत्रालय ने कहा कि 2 महीने से कम समय में पंजीकरण की संख्या 4 करोड़ पार कर गई। त्रिपुरा पुलिस की गुजरात के केवड़िया तक जाने वाली बाइक रैली गुवाहाटी के गांधी मंडप का दौरा कर आगे बढ़ चुकी है। 15 अक्टूबर से शुरू हुई इस रैली में 25 पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं। रैली को 3500 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को हुई हत्या के मामले में सोनीपत अदालत ने 3 आरोपियों गोविंद सिंह, नारायण सिंह और भगवंत सिंह को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। देश भर में पिछले एक दिन कोरोना संक्रमण के 14,146 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि 229 दिनों में सबसे कम मामले हैं। वहीं देश में बीते दिन 19,788 मरीज इलाज करवाकर स्वस्थ हुए। देश भर में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.10% हो गई है। देश भर में कोरोना टीकाकरण के तहत करीब 97 करोड़ 66 लाख टीके दिए जा चुके हैं। उत्तराखंड राज्य सभी पात्र लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज देने वाला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को इसके लिए बधाई दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य को आवश्यकतानुसार वैक्सीन की पर्याप्त संख्या में डोज उपलब्ध कराने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तय समय से पहले ही इस लक्ष्य को पूरा कर दिया गया है।
उत्तराखंड में 18 वर्ष से अधिक आयु के करीब 77,29,000 से अधिक लाभार्थियों का कोविड-19 वैक्सीनेशन किया जाना था। 16 अक्टूबर तक कुल 99.6% हेल्थ केयर वर्कर्स, 99.2% फ्रंटलाइन वर्कर्स और 18 वर्ष से अधिक आयु के 96.1% लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि उत्तराखंड जैसे दुर्गम क्षेत्र वाले राज्य में कोविड वैक्सीन की पहली डोज सभी पात्र लाभार्थियों को लग चुकी है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हम निरंतर इस लड़ाई में मजबूत हो रहे हैं। इस उपलब्धि का श्रेय स्वास्थ्य कर्मियों, राज्य प्रशासन को जाता है। सभी को बधाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन 26 अक्टूबर को एक अहम बैठक करने जा रहा है। इसमें भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल पर फैसला हो सकता है। देश के अन्य जगहों की तरह ही मुंबई में भी कोरोना के मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है। मुंबई में पिछले एक दिन के भीतर कोरोना के कारण मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया है, जो 17 महीनों में पहली बार हुआ है। मिजोरम में पिछले एक दिन में कोरोना वायरस के 249 नए मामले सामने आए और कोरोना से 3 मौतें हो गई हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले करीब अभी भी 11,600 से ज्यादा हैं। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच लोगों को राहत देने के लिए सरकार बफर स्टॉक जारी करने के बाद प्याज के साथ आलू और टमाटर की कीमतों पर काबू पाने के लिए कई कदम उठा रही है। प्याज के अलावा आलू और टमाटर की कीमतों में नरमी और न्यूनतम भंडारण हानि सुनिश्चित करने के लिए प्याज के स्टॉक को अगस्त के अंतिम सप्ताह से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर उचित तरीके से बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है। कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर सैंड हेड्स में बीपीसीएल की तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी को एक जहाज से दूसरे जहाज पर पहली बार उतारा गया। कुल 17 घंटे में 23,051 मीट्रिक टन माल को दूसरे जहाज में पहुंचाया गया। ओडिशा में खनिज क्षेत्र से राजस्व संग्रह के बम्पर वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल सितंबर के बीच राजस्व 221% बढ़कर 18,841 करोड़ रुपए की सीमा को पार कर गया। अचरज की बात यह है कि राजस्व में ये बढ़ोतरी चालू वित्त वर्ष के बजटीय अनुमान से भी अधिक है। दुबई व्यापार मेले भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनियों का जलवा इस मेले में दिख रहा है। गिटेक्स ग्लोबल में 50 से अधिक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित किया है। इसका आयोजन 17 से 21 अक्टूबर तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया जा रहा है। निजी हवाई जहाज चार्टर सेवा देने वाली कंपनी एयर लक्सीम कोविड महामारी के संक्रमण में कमी के मद्देनजर हवाई यात्रा की मांग में वृद्धि की उम्मीद कर रही है। कंपनी ने कहा कि निजी हवाई यात्रा के लिए बढ़ती मांग के बीच प्रतिदिन 30 से 40 उड़ानों के संचालन की उम्मीद है। देश की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 8 की संपत्तियों में पिछले सप्ताह बढ़ोतरी देखने को मिली। पिछले सप्ताह इन कंपनियों का मूल्यांकन 1,52,355.03 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्रालय जल्द ही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों यानी कि सीपीएसईज की जमीन और गैर प्रमुख संपत्तियों के हस्तांतरण और बाद में मुद्रीकरण के लिए एक कंपनी स्थापित करेगा। सितंबर के महीने में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में 446 करोड़ रुपए का निवेश देखा गया है। देश में त्योहारी सीजन की वजह से मजबूत मांग के कारण आने वाले महीनों में ये इनफ्लो जारी रह सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें।
बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्ते इंडिया। नमस्ते ला। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इजराइल की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री इजराइल के वैकल्पिक प्रधानमंत्री और इजराइल के विदेश मंत्री यावर लैपिड के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री इजराइल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेसेट स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में यह उनका पहला इजरायली दौरा है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज से 5 दिन की सूडान और दक्षिण सूडान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। वी मुरलीधरन सूडान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमडोक से मुलाकात करेंगे। वो भारतीय समुदाय के साथ विचार विमर्श भी करेंगे। सूडान यात्रा के पहले चरण में वी मुरलीधरन वहां की विदेश मंत्री मरियम अल सादिक अल महदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे चरण दक्षिण सूडान में वी मुरलीधरन राष्ट्रपति से मुलाकात कर लेंगे। मुरलीधरन का जुबा में भारतीय समुदाय को संबोधित करने और भारतीय उद्यमियों के साथ विचार विमर्श करने का कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा आज से शुरू हो रही है, जो 21 अक्टूबर तक चलेगी। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और ISA असेंबली के अध्यक्ष चौथी महासभा की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। वैश्विक नेता, सदस्य देश, भागीदार संगठन इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। जलवायु पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी और यूरोपियन ग्रीन डील के लिए यूरोपियन कमीशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष फ्रांस टिमरमैन भी बैठक को संबोधित करेंगे। बांग्लादेश के गृह मंत्री सदुज्जमा खान कमाल ने अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया है कि उन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान हिंसक घटनाओं में शामिल लोगों को सजा वो दिलाएंगे। बांग्लादेश के नोआखली में हुए हमले के विरोध में कोलकाता एस्कॉन ने विरोध जताया है। उन्होंने बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त के सामने प्रदर्शन किया। हैती में शनिवार को अमेरिका और कनाडा के 17 मिशनरियों का अपहरण कर लिया गया। 16 अमेरिकी नागरिकों और एक कनाडाई नागरिक के इस समूह में 5 पुरुष, 7 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। हैती में 400 माओजो नामक गिरोह पर अपहरण का आरोप लगाया गया है। इस वर्ष हैती में अपहरण की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। जुलाई के बाद से ये संख्या लगभग 300% बढ़ गई है। दुनिया भर में कोविड-19 महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 24 करोड़ 14 लाख से अधिक लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया भर में 21 करोड़ 86 लाख से अधिक लोगों ने कोविड को मात दी है। वहीं मरने वालों की संख्या 49,13,000 के पार हो चुकी है। रूस में कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस महामारी के 34,303 नए मामले दर्ज किए गए। रूस में पिछले 24 घंटों में कोरोना महामारी की चपेट में आने से 997 लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले रूस में कोविड-19 से रोजाना मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार हो गया था। रूसी अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण और इससे मरने वालों की संख्या में तीव्र वृद्धि के लिए टीकाकरण अभियान की धीमी रफ्तार को दोषी ठहराया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जल्द से जल्द चिकित्सकों को अस्पतालों में लौटने के निर्देश दिए हैं। दुनिया का सबसे लंबा लॉकडाउन झेल चुके ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर को अब इससे राहत मिलने जा रही है। मेलबर्न में शुक्रवार से घरों में रहने की पाबंदी खत्म होगी और कर्फ्यू भी खत्म कर दिया जाएगा। मेलबर्न में लॉकडाउन तय समय से 5 दिन पहले हटाया जा रहा है क्योंकि विक्टोरिया ने 70% लोगों को कोरोना से बचाव के लिए दोनों डोज लगा ली हैं। न्यू साउथ वेल्स में भी स्कूल खोलने की तैयारी है। पहला चरण सोमवार से शुरू होगा। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के एक दूत की रिहाई के लिए एकत्रित हुए लोग, जिसे संयुक्त राज्य में प्रत्यर्पित किया गया था।
अमेरिकी न्याय विभाग ने 2019 में कोलंबियाई व्यवसायी एलेक्स साब पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। साब को आज अमेरिकी जिला न्यायालय में पेश किया जा सकता है। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने कहा कि सीरियाई संवैधानिक समिति की सरकार और विपक्षी सह अध्यक्षों ने एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। समिति में सीरिया की सरकार, विपक्ष और नागरिक समाज के 45 प्रतिनिधि शामिल हैं। स्पेन के द्वीप ला पाल्मा में फटे ज्वालामुखी के 4 हफ्ते बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लावा से पहले ही लगभग 600 हेक्टेयर भूमि बर्बाद हो चुकी है और करीब 1500 घर और अन्य इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। क्यूबा में दुर्लभ जल बवंडर को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि इससे किसी भी प्रकार के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। पेरिस मैराथन में कल लगभग 35,000 धावकों ने हिस्सा लिया। पतझड़ की धूप में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए भारी संख्या में दर्शक उमड़े। पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण इस मैराथन को रद्द कर दिया गया था। आईसीसी टी20 विश्व कप के पहले दिन ही बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। क्वालिफायर ग्रुप बी में स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को 6 रनों से हराकर सभी को चौंका दिया। स्कॉटलैंड से मिले 141 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 134 रन ही बना सकी। ओमान ने टी20 विश्व कप में शानदार आगाज करते हुए पहले क्वालिफायर मुकाबले में पापुआ न्यू गिनी को 10 विकेट से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पापुआ न्यू गिनी ने 9 विकेट पर 129 रन बनाए। जवाब में ओमान ने बिना कोई विकेट गंवाए महज 13 ओवर 4 गेंदों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। टी20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत से पहले भारतीय क्रिकेट टीम आज इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला अभ्यास मैच खेलेगी। दोनों टीमें आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप 8 में होने की वजह से पहले ही सुपर 12 राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। टी20 विश्व कप में आज आयरलैंड का सामना नीदरलैंड से होगा। टी20 में आंकड़े नीदरलैंड के पक्ष में हैं, जिसने आयरलैंड के खिलाफ 12 टी20 मैचों में से 7 में जीत हासिल की है। नीदरलैंड की टीम हालिया एक दिवसीय श्रृंखला में भी आयरलैंड पर भारी पड़ी थी। एक अन्य मुकाबले में बदलाव के दौर से गुजर रही पूर्व चैंपियन श्रीलंका का सामना क्वालिफायर में नामीबिया से होगा। पिछले कुछ समय में खराब प्रदर्शन के कारण श्रीलंका की रैंकिंग में गिरावट आई, जिसके कारण उसे सुपर 12 चरण में सीधे प्रवेश की जगह क्वालिफाइंग दौर में हिस्सा लेना पड़ रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद पर नई नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के मुख्य कोच पद के लिए आवेदन मंगाने के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस पद के दावेदारों को 26 अक्टूबर शाम 5 बजे तक अपना आवेदन बीसीसीआई को भेजना होगा। मुख्य कोच के अलावा सपोर्ट स्टाफ में गेंदबाजी कोच, बल्लेबाजी कोच और फील्डिंग कोच के लिए भी आवेदन मंगाए गए हैं। बीसीसीआई के विज्ञापन के मुताबिक मुख्य कोच और सपोर्ट स्टाफ का कार्यकाल 2 साल का होगा। गेंदबाजी कोच, बल्लेबाजी कोच और फील्डिंग कोच के लिए भी आवेदन मंगाए गए हैं। और इस सब के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को अपमानजनक टिप्पणी मामले में हरियाणा की हिसार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि तुरंत अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई भी हो गई। पिछले साल इंस्टाग्राम पर रोहित शर्मा के साथ चैट में युवराज ने युजवेंद्र चहल को लेकर जातिगत टिप्पणी की थी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने एक रोमांचक मुकाबले में न्यूकासल यूनाइटेड को 3-2 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ टॉटनहैम अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। ला लीगा में बार्सिलोना ने वेलेंसिया को 3-1 से हरा दिया है। इस मुकाबले में स्टार स्ट्राइकर सर्जियो एग्यूरो ने बार्सिलोना के लिए अपना पहला मुकाबला खेला। इस जीत के साथ ला लीगा में खराब शुरुआत करने वाली बार्सिलोना लीग में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। जर्मन फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख ने बायर लेवरकुसेन के खिलाफ 5-1 की धमाकेदार जीत दर्ज की। बायर्न के लिए लेवेंडोस्की और ग्रानबी ने 2-2 गोल किए। इस जीत के साथ बायर्न ने लीग में शीर्ष स्थान वापस हासिल कर लिया है। इटालियन फुटबॉल लीग में यूवेंट्स ने एएस रोमा को रोमांचक मुकाबले में 1-0 से हरा दिया है। यूवेंट्स के लिए मोइस्कीन ने गोल किया। इस जीत के साथ यूवेंट्स लीग में 7वें स्थान पर आ गई है। रूसी फिल्मी क्रू ने अंतरिक्ष में पहली बार शूटिंग का इतिहास रचने के बाद क्रू वापस पृथ्वी पर लौट आया है। फिल्म चैलेंज की शूटिंग के लिए ये पूरा क्रू 191 दिन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद था।
चैलेंज फिल्म के एक सीन की शूटिंग के लिए अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू ने 12 दिन रहकर शूट को पूरा किया। इस क्रू में अभिनेत्री यूलिया पेरेसिल्ड और निर्देशक क्लिम शिपेंको शामिल हैं, जबकि उनके साथ वेटरन कॉस्मोनॉट अंतरिक्ष यात्री ओले नोव्स्की भी वापस लौटे। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान और इब्राहिम अली खान एक गरीब महिला को खाने के लिए बिस्किट दिए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। लोग दोनों की काफी तारीफ कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने फ्लाइंग किक करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है। टाइगर श्रॉफ के इस वीडियो को देखकर दिशा पाटनी को भी काफी अच्छा लग रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने पसंद नहीं है कि कोई उन्हें हीरा तोहफे में दे। सुष्मिता ने बताया कि मुझे हीरा उपहार में देने की अनुमति मैं दोस्तों को नहीं देती। वैसे मुझे हीरा खरीदना तो है, लेकिन लोगों को तोहफे में देती भी हूं। फिल्म मेकर स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने करवा चौथ को लेकर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्हें करवा चौथ में विश्वास नहीं है और वो ऐसी किसी चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहती जिस पर उन्हें मुझे भरोसा नहीं है। कॉमेडियन कपिल शर्मा स्पाइन की वजह से उन्हें लाइफ में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि एक समय तो स्पाइन की वजह से ही उन्हें अपने शो द कपिल शर्मा शो को बंद करना पड़ा था। उन दिनों मैं काफी असहाय महसूस करता था। द बिग पिक्चर के सेट पर अभिनेता और होस्ट रणवीर सिंह एक प्रतियोगिता की कहानी सुनकर भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। रणवीर सिंह अभय सिंह नामक प्रतियोगी को स्वागत करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि जब वो 7 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। बॉलीवुड अभिनेता वत्सल सेठ अपने इंस्टाग्राम पर अभिनेता शाहिद कपूर के साथ एक थ्रोबैक फोटो शेयर कर चुके हैं। थ्रोबैक फोटो में शाहिद कपूर और वत्सल सेठ अपने एक दोस्त के साथ हैं। अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने आने वाली फिल्म सूर्यवंशी के प्रमोशन का एक फोटो शेयर किया है। तस्वीर में कैटरीना काफी ग्लैमरस दिख रही हैं। फिल्म का निर्देशन रोहित सेट्टी ने किया है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स लेने के आरोप में मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। जेल अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। खबरें हैं कि आर्यन खान को स्पेशल बैरक में रखा गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान बांद्रा में एक डुप्लेक्स के लिए रेंट एग्रीमेंट फाइनल कर चुके हैं। इसके लिए वो 1 महीने में 8,25,000 रुपये किराया देंगे। विक्की कौशल ने अपनी फिल्म उधम सिंह को सरदार उधम सिंह और दिवंगत अभिनेता इरफान खान को समर्पित की। विक्की कौशल ने फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सरकार का धन्यवाद भी दिया। आज ही के दिन 18 अक्टूबर 1922 को लंदन में BBC की स्थापना एक रॉयल चार्टर के तहत की गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।